नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पॉश कॉलोनी में हत्या से हड़कंप। यूपी पुलिस के सीओ की पत्नी की हत्या कर दी है, जहां बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर दी है। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी पुलिस के सीओ की पत्नी की हत्या उसके ही बेटे ने कर दी। पॉश कॉलोनी से इस हत्या से पॉश कॉलोनी में हड़कंप मच गया है, जहां पर आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस के सीओ की पत्नी की हत्या हुई है, जहां लोहे की रॉड से बेटे ने अपनी मां पर वार कर दिया है। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ मामला है? बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? जी, ये कह सकते हैं कि राजधानी देहरादून के बलवीर स्थित कॉलोनी में ये एक और हत्या का मामला सामने आया, जिसमें बेटे के द्वारा अपनी मां की यहाँ पर हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई है। और गौरतलब अभी तक जो पता चला है, पुलिस की जो प्रथम जांच तो लगी है, उसमें बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त यहाँ पर बताया जा रहा है। जो ये कह सकते हैं कि जो आरोपी है आदित्य, वो अपनी मां के साथ ही देहरादून अपने आवास पर यहाँ घर पर रहता था। उनके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में है, टीएसपी के पद पर तैनात है, और उनका एक दूसरा भाई है, वो दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। लेकिन हत्या के स्पष्ट कारणों की अभी तक पूरी जानकारी नहीं जो यहाँ पर पता चल पाई है। पुलिस का कहना है कि हत्या करने के बाद जो आरोपी है बेटा आदित्य, उसने भी अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने के लिए अपने हाथ की कुछ नसों को काटने का प्रयास यहाँ पर किया है, जिसके बाद उसका प्राथमिक उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। और अब डॉक्टरों की निगरानी में उसके साथ यहाँ पर पुलिस के द्वारा बातचीत की जाएगी उसके बाद, और जो हत्या के कारण है उनको इसको जानने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। जी अभय, पर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, इसके पीछे का क्या कारण बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि आदित्य को उसके पिता की तरफ से कई ऐसे काम यहाँ पर दिए गए थे, जिनसे बेटा काफी नाराज यहाँ पर चल रहा था। ये कह सकते हैं कि उसको वो जब मेडिकल लाइन में उसका कोशिश करवाने के लिए उसका एडमिशन किया गया था, तो बेटा उस कोर्स को अधूरे में ही छोड़ के देहरादून वापस आ गया था। उसके लिए ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस का यहाँ पर एक स्टोर यहाँ पर खोला गया था, उसको बंद करने का काम उसकी तरफ से किया गया था। और अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि जो अभी तक की जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई वो यही है कि आरोपी आदित्य इस समय मानसिक रूप से विक्षिप्त था, और उसके द्वारा इसका इलाज यहाँ पर दवाया मेडिकल जहाँ पर ली जा रही थी। अब कारण, स्पष्ट कारण अभी तक पुलिस को नहीं पता चल पाए, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बेटे की जो स्थिति थी वो इस स्थिति में नहीं था कि उसको पूछताछ की जाए। अब अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है, और उसके बाद ही ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों की सलाह पर ही पुलिस की तरफ से उनसे बातचीत यहाँ पर की जाएगी, और उस पूरी स्थिति को जानने का प्रयास किया जाएगा कि किन कारणों के चलते उन्होंने उसके द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया और अपनी ही मां की निर्मम हत्या की गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दीपावली के दिन से सुरंग के अंदर कैद 41 मजदूरों को निकालने की कवायद तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से पहुंची 5 सदस्यीय टीम ने सिलक्यारा में डेरा डाल दिया है, जहां पहले सुरंग के भीतर ऑगर मशीन से पाइपलाइन डालकर मजदूरों तक पहुंचाने का काम चल रहा था। उसके बाद रुकने के बाद अब तकनीकी विशेषज्ञों ने 5 तरीके से कार्य शुरू कर दिया है। इसमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर और बाड़कोट की ओर से वर्टिकल और सुरंग के भीतर से पाइप डालने की कोशिश की जाएगी। पीएमओ की टीम के प्रभारी भास्कर खुलबे द्वारा पत्रकारों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 4 से 5 दिन उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा।
आपको हमको देना पड़ेगा एक शीट पे कि यहाँ से हमारा ये मटेरियल मूव कर एजेंसी देखो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि जो दीपावली के दिनों से जो 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जल्द से जल्द रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पीएमओ कार्यालय से 5 संसदीय दल की एक टीम भेजी गई है, जिन्होंने अपना यहाँ पे सिलगारा में डेरा डाल दिया है। अब पहले जो ए प्लान पे जो काम चल रहा था वो फेल हो चुका है। अब इन्होंने 5 तरीके से शुरू में जो 2 तरीके से शुरू के दोनों साइड बड़कोट पॉल गांव से और सिलगारा से, और 2 तरीके ऊपर से पाइप डालने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे कि जल्द से जल्द जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जी जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर देहरादून से है, जहां रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में 9 नवंबर को दिन दहाड़े 14 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ से बाहर है। देहरादून पुलिस की बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दाबिश जारी है। वहीं एसएसपी बिहार के तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग लूट को अंजाम देने से 1-2 महीने पहले रैंकी करती थी और ऐसी जगहों को चुनते थे जहां ये लूट करके आसानी से भाग जा सके। साथ ही ये जैमर का भी प्रयोग करते थे, जिससे अंदर बाधक बने कर्मचारी किसी को सूचना न दे पाए और ना ही पुलिस को हेल्प के लिए बुला सके। एसएसपी ने बताया कि बिहार के वैशाली से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो घटना रॉबरी की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था, और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार, और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है अन्य प्रांतों से। इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। साथ ही इसमें कुछ और अभी सस्पेक्ट भी हमारे आए हैं इसमें, जो अभी जिन पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। और जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी पूरे गैंग का पता चला है, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से महीनों की रेकी के बाद और इसके बाद विभिन्न इसमें जो लोग होते हैं गैंग के मेंबर, वो इसमें आके इस पूरे टास्क को समझने के बाद घटना को अंजाम देते हैं। तो इसलिए बड़े सुनियोजित तरीके से घटना हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि गिरफ्तारी में। और चूंकि गैंग ये पहले भी अन्य वारदातें कर चुका है और लगातार इसके जो मेन सक्रिय सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। कुछ इनपुट आया है कि जेल से भी कुछ ऑपरेशंस ये मैनेज किया जाता है, तो सभी कड़ियों को जोड़ के देखा जा रहा है। हमारी टीमें लगातार इसमें दिन रात काम कर रही है। तो खबर हरिद्वार से है, जहां शहर कोतवाली के ऋषिकुल चौक के पास गेस्ट हाउस में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। पुलिस और एएचटीयू की टीम ने गेस्ट हाउस में छापेमारी करके 4 महिलाओं और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये खबर रामनगर से है, जहां गुरुद्वारे के समीप रहने वाले अतुल कुमार अग्रवाल के घर में कुछ दिनों पहले अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के ज्वेलरी और नगद चोरी किए। घटना के बाद घर के मालिक ने कोतवाली पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर सौंपी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने चोरों का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही खुलासा करने के लिए प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया है। इस मामले में एसओजी की मदद भी ली गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन के अलावा सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, अतुल कुमार अग्रवाल जी के यहाँ चोरी हो गई थी, जिनके द्वारा 13/10 में यहाँ एक एफआईआर पंजीकृत कराई। एफआईआर पंजीकृत कराने के उपरांत हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और 4-5 टीमें बनाई गई, जिसमें एसओजी का भी सहयोग लिया गया और बहुत से इनपुट के आधार पर कुछ लोगों को तस्दीक किया और उसकी सूचना हमारे द्वारा मुखबिर और अन्य लोगों को दी गई, जिनके द्वारा आज बताया गया कि वो ऊंट पड़ाव में वो व्यक्ति देखा गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा
दोनों व्यक्तियों दलीप कुमार जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है, एक मोनू चनौ राम प्रसाद, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां वीआईपी इलाके के व्यापारी जिला प्रशासन के खिलाफ गुस्से में नजर आए। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे के साथ राज्य प्लाजा के व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि व्यापारी सीवर लाइन के ब्लॉकेज होने के चलते पिछले 3 महीने से प्रशासन और स्थानीय विधायकों से गुजारिश कर रहे हैं। हालांकि हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। व्यापारियों का कहना है कि सीवर का गंदा पानी राज प्लाजा के सामने से होकर गुजरता है, जिसके कारण व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। स्मार्ट सिटी में फूलों की क्वारियों में सीवर का गंदा पानी जा रहा है, जिसकी वजह से क्वारियां खराब हो रही हैं। पुलिस पर हो रहे इन नुकसानों पर व्यापारियों ने गुस्सा दिखाया। व्यापारियों ने विरोध करने पर स्मार्ट सिटी की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची, लेकिन व्यापारी उनके आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आए। इन्होंने मेरे पास अभी 1 घंटा पूर्व फोन किया था कि इस प्रकार से ऐसा ये मामला यहाँ चल रहा है, क्योंकि पूर्व में मेरे संज्ञान में नहीं आया। पहले पिछले दिनों में यहाँ पर एक पोल की घटना हुई थी कि पोल लगा दिए गए जिससे पार्किंग अव्यवस्था हो रही थी। तो जैसे इन लोगों ने हमारे संज्ञान में डाली, हमारा सबसे पहला ध्येय है कि हमारा दुकानदार परेशान है। तो जैसे हमारे संज्ञान में आए, हमने तुरंत कार्रवाई करवाई, उसको पोलों को भी हटवाने का काम करवाया, और जिससे कि आज आप देखिए वहां से यहाँ तक की सब पार्किंग लगी हुई है। तो आज जो परिस्थिति है वो मैं देख करके मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा दुकानदार भाइयों को भी अपने कहना चाहूंगा कि कम से कम 2 दिन 4 दिन पहले मुझे भी कुछ राहत दे देते, जब आप लोगों के संज्ञान में 3 महीने से ऐसी थी, जैसे मुझे पता चला। नारेबाजी के लिए मजबूर है। जिस प्रकार से देहरादून को एक सपना दिखाया गया कि उत्तराखंड में देहरादून एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा, उसको नाम दिया गया स्वच्छ दून, सुंदर दून बनेगा, तमाम आयोजन होंगे। आए दिन मैं देखता हूँ विधायक जी और तमाम शहरी विकास मंत्री रोज ऐसे कार्यक्रमों में जाके प्रयोजन करते हैं और तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। उपलब्धि अगर वो गिनाते हैं तो मैं उनको निवेदन करता हूं, कृपया करके एक बार, जो कि वाटर वर्क्स के सामने राज प्लाजा पड़ता है, 200 मीटर पे यहाँ पे डीएम आवास है, 100 मीटर पे यहाँ सचिवालय है, और यहाँ से जो कैंट रोड मुड़ती है, यहाँ से तमाम नेता मंत्री संतरी सब यहाँ से दिन में दसियों बार गुजरते हैं। अगर एक बार उनकी नजर पड़े और आकर के देखे कि राज प्लाजा का दर्द क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में राज प्लाजा अपने आप में आईटी का एक बहुत बड़ा हब है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां बीजेपी के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाठक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं दिल्ली के बेस्ट डॉक्टरों की टीम उनका इलाज में जुट गई। बता दें कि मनोज पाठक ने कोरोना काल से अब तक क्षेत्रवासियों के लिए सामाजिक हितों में काफी योगदान दिया, जिसके चलते परिवार के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने भी गहरा दुख जताया है। उनके स्वास्थ्य की जो थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है डॉक्टर द्वारा, और वो इलाज अपना सही प्रक्रिया चल रही है। एम्स में उनको भर्ती करा दिया है और डॉक्टर सब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, और उस प्रकार जल्दी ही उनकी ठीक होने, स्वस्थ होने की आशा कर रहा हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का अपना अलग ही महत्व है। तीर्थनगरी हरिद्वार में पूर्वांचल समाज के लोगों में छठ पूजा को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। पूर्वांचल उत्थान संस्था के तत्वाधान में विभिन्न घाटों पर स्वयं साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। पूर्वांचल उत्थान संस्था के अध्यक्ष का कहना है, संस्था की ओर से छठ व्रतियों को हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तरी हरिद्वार के गीता कुटीर घाट से लेकर बहादुराबाद के गंग नहर पुल के समीप छठ घाटों तक संस्था के लोग व्यवस्था में जुड़ गए हैं। संस्था के संयोजक रूपलाल यादव ने भी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली से आई हूँ, कापड़सरा बॉर्डर से। यहाँ पे छठ पूजा मनाने आए हैं हम लोग। यहाँ पे मतलब छठ पूजा तीन दिन का होता है और आज शाम का है। तो आज खरना है, तो शाम को मतलब प्रसाद बनेगा, भगवान जी को मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। और फिर कल हमारा शाम को यहाँ पे होगा, तो हम शाम को यहाँ पे आएंगे छठ पूजा मनाने। और छठ पूजा मतलब यहाँ पे उसकी तैयारी में हम लोग लगे, कल पूजा होगा इसलिए हम उसकी तैयारी में हम लोग लगे। यहाँ पे हम सब ये बना रहे हैं, मतलब सजा रहे, अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं। और फिर कल सुबह शाम को होगा, फिर परसों सुबह होगा। जो ये पर्व हम लोग का महापर्व के रूप में माना जाता है, तो ये पर्व हम लोग का 4 दिन का होता है। 4 दिन का होता है और आज शाम का है। तो आज खरना है, तो शाम को मतलब प्रसाद बनेगा, भगवान जी को मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। और कल हमारा शाम को यहाँ पे होगा, तो हम सब ये बना रहे हैं, मतलब सजा रहे, अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं। और फिर कल सुबह शाम को होगा, फिर परसों सुबह होगा। जो ये पर्व हम लोग का 4 दिन का होता है।
ये 4 दिन में मतलब शुरुआत जो है नहाई खाई से स्टार्ट हो करके और फिर खरना होता है जो कि शाम का अर्घ्य चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को। उसके बाद प्रातः दिन शाम के टाइम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद व्रत जो करते हैं। यहाँ पे छठ पूजा हर साल की तरह मनाए जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का ये मुख्य पर्व है और 3 दिन का ये जो है निर्जल व्रत है। तो इसमें काफ़ी जो है महिलाएं जो होती है अपना बहुत ही कष्ट करके ये जो है त्यौहार मनाते हैं। ये उगते हुए सूरज के तो हर जगह पूजा होती है, डूबते हुए सूरज के कहीं पूजा नहीं होती है। यही एक पर्व है जो कि डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। खबर चमोली से है, जहां गढ़वाल स्काट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल पर विधि विधान से बंद किए गए। वहीं मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया। सिंह द्वार परिसर में स्थानीय लोक नृत्य और भजनों का आयोजन किया गया। इस दौरान 5,500 तीर्थयात्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार की केदार यात्रा ऐतिहासिक रही। साथ ही मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पंचाल सहित कई सदस्य भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार 7वें दिन भी कोशिश जारी है और गौर करने वाली बात यह है कि इस टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मुसीबतें सामने आई। कभी पहाड़ दरक रहे तो कभी मशीनें खराब हो जा रही। रात अचानक सुरंग के भीतर पहाड़ दरकने की तेज आवाज सामने आई। वहीं अब इस हादसे को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस इस टनल हादसे को लेकर राष्ट्रपति से हाई लेवल जांच की मांग कर रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर अब भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान भी सामने आया है। आदित्य ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीरता के साथ राहत और बचाव कार्यों में लगी है और विशेषज्ञों की देखरेख में तकनीकी तौर पर छोटी टनल बनाने का भी काम शुरू किया जा चुका है। 11 में जो हादसा हुआ है वो दुखद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत गंभीरता के साथ में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। चूँकि पूरी तरह से वो टेक्निकल काम है, उसमें विशेषज्ञों की देखरेख में तकनीकी तौर पर उसमें एक वैकल्पिक छोटी टनल बनाने का काम चल रहा है। वो सभी को पता है, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस जो आरोप पर प्रत्यारोप करने का जो कर रही है, ये ओछी राजनीति है। खबर कोटद्वार से है, जहां बरमोली गांव में भालू का आतंक बना हुआ है। वहीं गांव की महिला पर भालू ने हमला भी कर दिया। वहीं दूसरी महिला ने भालू को महिला से बचाने की कोशिश की तो भालू ने दूसरी महिला पर भी हमला कर दिया। लोगों का शोर सुनकर भालू मौके से फरार हो गया। घायल हालत में दोनों महिलाओं को कोटद्वार के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चार 4:30 बजे की मतलब बात है। 2 महिलाएं, मतलब एक मेरी मम्मी थी और एक मेरी दादी जी थी, मतलब उन पर हमला किया है। तो वन विभाग की टीम तो आई सुबह, तो मतलब उन्होंने अभी एप्लीकेशन दे के मतलब ये बोला हमको कि अभी एप्लीकेशन दे देना, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पौड़ी नेशनल हाईवे पर सड़क पर पहुंचे तस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी कई घंटों तक सड़क पर घूमता रहा और कई बार मुसाफिरों के पीछे भी दौड़ा, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। तस्कर हाथी को देख लोग भाग खड़े हुए और इसी बीच कार सवार परिवार हाथी के डर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागता हुआ दिखा। हाथी के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अपने वाहन को सबसे अलग दिखाने के चक्कर में कुछ लोग अपने वाहनों पर दूसरा रंग करवा देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार गाड़ी की आरसी में जो रंग है, उसी रंग से गाड़ी को रीपेंट करवाया जा सकता है। गाड़ी में दूसरा रंग या दूसरे रंग के स्टिकर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैर कानूनी है। देहरादून आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा के अनुसार ऐसा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें चालान और गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई भी गाड़ी हो जिसका की कलर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। गाड़ी का कलर को रीपेंट कराया जा सकता है। जैसे सफेद गाड़ी है तो सफेद ही करा जाएगा, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किसी भी गाड़ी का कलर बदला नहीं जा सकता। ब्लू को व्हाइट नहीं किया जा सकता, व्हाइट को ब्लैक नहीं किया जा सकता। ये एक अपराध है और रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस को अपने स्तर से चेंज करने पर ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, साथ में 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना भी। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बने भवनों को सील किया। वहीं दूसरी ओर माल रोड पर हैवमास होटल के एक बड़े भाग को भी सील कर दिया गया, जिसमें मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ विभाग समय समय पर सख्त कार्यवाही करता है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बिना मानचित्र स्वीकृत किए हुए भवनों पर सख्त कार्यवाही जारी रखेगा। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन रोड के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन तोडा के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन तोडा ने कहा कि लक्सर शुगर मिल का पराई सत्र शुरू हो गया है। किसान लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शुगर मिल बिना गन्ना रेट तय किए किसानों का गन्ना ले रही है। उन्होंने कहा कि पहले गन्ने का रेट तय कीजिए, उसके बाद किसानों का गन्ना लिया जाए। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।